नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहली खबर होगी कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेके, जिनके आधा दर्जन ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। इनमें 3 राज्यों के उनके ठिकानों से 320 करोड़ रुपए की अब तक बरामदगी हो चुकी है और बाकी की रकम की गिनती की जा रही है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाएंगे। बाकी डिटेल्स इस खबर से जुड़ी होंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी पूजा। और देखिए, अगली खबर महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई, जिनकी सांसदी जाने के बाद विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है, उससे विपक्ष को संजीवनी मिलती नजर आ रही है। पूरी खबर आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन सबसे पहले अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं महिमा सिंह कंवर का। देखिए, सोनिया गांधी आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश भर के राजनीतिक गलियारों से सोनिया गांधी के लिए बधाई संदेश भी आ रहे हैं। उधर तेलंगाना के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी ने भी खास तरीके से उनका बर्थडे मनाया, उनको विश किया। इस पूरी खबर को लेकर आपको देंगे विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई। क्या निष्कर्ष निकला ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर वही है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। इनकम टैक्स ने ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर 320 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। नोटों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों की संख्या कम होने से नोटों की गिनती का काम धीमी गति से हो रहा है और इसी बीच मशीन खराब होने के चलते गिनती को रोकना पड़ा। इसके बाद दोबारा से नोटों की काउंटिंग शुरू हुई। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो 320 करोड़ रुपए जो अलमारियों से लेके बैग्स में भरे गए थे, जिनको छिपाने की कोशिश की गई थी। और कांग्रेस सांसद के अलग अलग ठिकानों पर आईटी की तरफ से ये रेड है। इनकम टैक्स फ्रॉड का ये पूरा मामला, जिसमें 320 करोड़ रुपए का ये कैश बरामद किया गया है, जिसको लगातार गिनने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवास पर आयकर टीम की छापेमारी लगातार जारी है। ओडिशा से पहुंची टीम छापेमारी कर रही है। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज और बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़े ओडिशा में पकड़े गए कैश से जुड़े मामलों को आयकर टीम खंगालने में जुटी हुई है। आज धीरज साहू के लॉकर भी खुल सकते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास से 3 बड़े बैग अपने साथ आयकर के अधिकारी लेकर गए। जरा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। ये रांची के रेडियम रोड स्थित कांग्रेस सांसद धीरज साहू का मकान है। आप देख सकते हैं आयकर की टीम अभी लगातार छापेमारी कर रही है। अगर यहाँ छापेमारी की अपडेट की बात करें तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ से 3 बैग भरकर यहाँ से ले गए हैं। माना जा रहा है कि उसमें कैश, ज्वेलरी या कंपनी से जुड़े कागजात हो सकते हैं। तो यह आंकड़ा 300 करोड़ को पार कर गया है और सूत्रों की माने तो 320 करोड़ रुपए अभी तक गिन लिए गए हैं और यह रकम अभी और बढ़ सकती है। पूरे देश में अगर आयकर विभाग या किसी भी विभागीय छापेमारी की बात करें तो अब तक अधिकतम 200 करोड़ रुपए ही बरामद हुए थे, जो कि आंकड़ा अब 300 करोड़ को पार कर गया है। और लगातार आयकर की टीम ओडिशा के 8 ठिकानों पर, रांची और लोहरदगा में लगातार आज चौथे दिन भी छापेमारी कर रही है और यह आंकड़ा 320 करोड़ से और अधिक भी बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मनोज सिंह, भारत 24 रांची। तो कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर छापा। कौन है धीरज साहू? झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है धीरज साहू और इन्हीं पर फिलहाल बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। 1977 में राजनीतिक पारी की इन्होंने शुरुआत की थी, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए नजर आए थे और फिर साल 2009 में पहली बार राज्यसभा से सांसद बने धीरज साहू। साल 2018 की अगर बात करें तो तीसरी बार राज्यसभा के सांसद वो चुने गए। तस्वीरें कुछ आपको लगातार हम दिखा ही रहे। साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया में साहू ने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी और देखिए 2 करोड़ से ज्यादा अचल संपत्ति होने का भी दावा किया गया। धीरज साहू शराब कारोबारी भी हैं और इनके बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और अब लगातार कार्रवाई होती जा रही है। और आयुष, सबसे बड़ी बात कि आईटी की छापेमारी में 320 करोड़ कैश बरामद हुआ। बिल्कुल, साहू के 3 राज्यों के ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। दरअसल ओडिशा के अलावा झारखंड में भी छापा मारा गया। अलमारियों और झोलों से भरे 320 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिनको लगातार काउंट किया गया। ओडिशा और झारखंड में फिलहाल कार्रवाई अभी भी जारी है। पिछले 4 से 5 दिनों से एक्शन लगातार दिखा आईटी का और ये सिर्फ कैश की बरामदगी है।
संपत्तियों की असेसमेंट और बिजनेस का असेसमेंट जो है उसकी जानकारी आनी बाकी है। अभी भी नोटों की गिनती जारी है, आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। करीब 200 करोड़ की नकदी अकेले ओडिशा के बोलांगीर जिले से बरामद की गई। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़ से मिला है। झारखंड में भी इनके आवास से काफी कैश बरामद किया गया। बोकारो और रांची के अलावा कोलकाता से भी कैश बरामद हुआ, यानी कि झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों तक इसका नेक्सस फैला हुआ था सांसद का। और इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी सीधे हमलावर है कांग्रेस पर। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस पहले भी सवालों के घेरे में रही है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल ट्वीट किया था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। केंद्र सरकार के मंत्री भी लगातार हमला बोल रहे हैं। और इससे पहले हम आपको खबर दिखा रहे थे आईटी की रेड की, और बीजेपी इसी मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अलावा लखनऊ और जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां पर इस पर चुटकी ली, अमित शाह की तरफ से कटाक्ष किया गया। 320 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी लॉकर खुलना बाकी है। इसके साथ ही और रकम बरामद हो सकती है, इस बात का अंदेशा भी आईटी को लगातार है। किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, आपने पहले जम्मू की तस्वीरें देखी, अब आप जयपुर की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर तो दूसरी तरफ इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। ये जयपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए अब लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया, बीजेपी कार्यकर्ता पुतले फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में भी कांग्रेस सांसद के खिलाफ में ये पुतले फूके गए हैं। देखिए, और भ्रष्टाचारी कांग्रेस सांसद, इस तरह के कई पोस्टर्स, बैनर्स इन लोगों के हाथ में भी आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये पहले से तय माना जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमला बोलती नजर आएगी। पीएम मोदी के कल ट्वीट के बाद में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस पूरे मसले को लेकर एक्टिव हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो चुकी है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूका और जमकर नारेबाजी भी की है। एक तरफ जहां कार्रवाई लगातार चल रही है, रेड लगातार जारी है, 300 करोड़ बरामदगी का कैश का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है, और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से इस पूरे मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आप चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों से विरोध की तस्वीरें अब सामने आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर घेराबंदी की, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस सांसद का पुतला भी फूंका। और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड, जयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड की साजिश में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। आरोपी रामवीर ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर की जयपुर में व्यवस्था करवाई थी। और देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने कहा है कि आरोपी रामवीर और शूटर नितिन फौजी है, खास दोस्त है दोनों के दोनों ही महेंद्रगढ़ में 12वीं कक्षा तक साथ साथ पढ़े हैं। और अब फिलहाल देखिए, पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। हत्याकांड की साजिश में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा निवासी बताया जा रहा है, रामवीर जाट इसका नाम है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ी सफलता फिलहाल पुलिस को मिली। बिल्कुल, जयपुर पुलिस को एक कामयाबी, एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया जिसने इंतजाम किया था दोनों शूटर्स के लिए जयपुर में। और उससे अब फिलहाल पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरह से वो दोनों हत्या आरोपियों तक पहुंचा, आखिर किस वजह से गोगामेड़ी की हत्या की गई। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, रोहित गोदारा का इसमें हाथ है? जिस तरह का क्लेम रोहित गोदारा की तरफ से किया गया था, उसमें आखिर सच्चाई कितनी है, किस वजह से हत्या की गई, इन तमाम पहलुओं को लेकर रामवीर जाट से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम सवाल उससे पूछा जा रहा है कि आखिर दोनों आरोपी कहां हैं इस वक्त, चाहे वो राठौड़ की बात की जाए या जो दूसरा आरोपी है फौजी, उससे भी फिलहाल नितिन फौजी और रोहित राठौड़, दोनों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश लगातार जारी है। दोनों महेंद्रगढ़ में 12वीं कक्षा तक साथ साथ पढ़े हैं, ये भी जानकारी है। और इसी आधार पर फिलहाल पूछताछ इससे की जा रही है। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दोनों दोस्त हैं, साथ साथ 12वीं तक पढ़ाई की है। भिवानी महेंद्रगढ़ का ये पूरा इलाका राजस्थान से सटा हुआ है, बॉर्डर वाला इलाका है हरियाणा का, और ये माना जा रहा है कि इसी वजह से इन दोनों को चुना गया होगा।
इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों महेंद्रगढ़ में 12वीं कक्षा तक साथ साथ पढ़े हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया। कैलाश विश्नोई ने कहा कि दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आरोपी रामवीर और शूटर नितिन फौजी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक नितिन फौजी है, एक रोहित राठौड़ है और तीसरा था नवीन शेखावत, जिसका दरअसल क्रॉस फायरिंग में जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी ये दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं, लेकिन इनमें से नितिन फौजी का दोस्त रामवीर जाट गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी है। महेंद्रगढ़ ये पूरा इलाका सटा हुआ है, दरअसल राजस्थान बॉर्डर इलाका है हरियाणा का, और इससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा टीम जो है राजस्थान पुलिस की एसआईटी का गठन किया गया था, वो टीम हरियाणा के साथ ही यूपी, दिल्ली और राजस्थान 4 स्टेट्स में छापे मार रही है, दबिश दे रही है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनते हैं। हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमियां, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा है, और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक सवालत के तहत हुआ। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया, वह राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। और आज भारत सरकार में सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है, और सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त, आम जन की सहभागिता से उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी, और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे, जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी, और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व तो घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे, और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देना। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार 2 माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी ज्यादा बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर गैंगवार होता था।
तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया। प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के बारे में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं। और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं के बीच बालकनाथ का स्मार्ट मूव। आज खुद बालकनाथ ने जारी की फेसबुक पोस्ट, कहा मुझे पार्टी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिला है। चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा, उन चर्चाओं को नजरअंदाज करें। अभी मुझे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव प्राप्त करना है।